धुंध जब ज़्यादा होता है तो दिखाई कम देता है। ऐसा ही कुछ पैंडेमिक ईयर यानी कोविड वर्ष में हुआ। देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक धुंध छाई रही, लेकिन नए साल का सूरज नई उम्मीदों के साथ आया है। सोमवार को देश का बजट आने वाला है। क्या उम्मीदें इस देश को हैं उस बजट से? क्या खास रहने वाला है? अगले वित्त वर्ष में सरकार की क्या क्या योजनाएं रहने वाली हैं? इन सब पर हमसे बातचीत करने के लिए देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आपने कहा था कि जो प्री कोविड पीरियड पे जो ग्रोथ है वो लेवल तक पहुंच जाएगी अगर सरकार खर्च करती रही। तो सरकार किन एरियाज़ में खर्च करेगी और कब तक खर्च करेगी? पहले आप यदि देखें तो अभी इस साल में सरकार ने पहले 5-6 महीनों में जब अनिश्चितता का दौर जब चल रहा था तब आवश्यकताओं पर काफ़ी खर्च किया। जैसे आप मनरेगा का जो प्रावधान था उसको काफ़ी बढ़ाया गया। जो 80 करोड़ लोगों को जो ये अनाज है, अनाज फ्री दी गई। उसके अलावा जो ऋण है छोटी कंपनियों के लिए उनको दी गई, इमरजेंसी क्रेडिट दी गई। तो ऐसे आवश्यकताओं पे शुरू में खर्च हुआ। उसके अलावा उसके बाद फिर जब अनलॉक का फेज़ जब शुरू हुआ, आयुष्मान भारत 2 और आयुष्मान भारत 3, आत्मनिर्भर भारत 2 और आत्मनिर्भर भारत 3 में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे काफ़ी जोर दिया गया। जैसे आत्मनिर्भर भारत 3 में जो रोज़गार के लिए जो वेज सब्सिडी प्रोग्राम है वो किया गया। आत्मनिर्भर भारत 3 में 1% जीडीपी का अनुपात में 1% डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ध्यान दिया गया है। तो ऐसे ही चलते, और इसके अलावा आप यदि देखें सरकार की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो अक्टूबर के महीने में सितंबर के महीने के मुकाबले करीब 60% बढ़ा। नवंबर के महीने में अक्टूबर के मुकाबले 160% बढ़ा, यानी करीब 2.5 गुना। और दिसंबर के महीने में नवंबर के मुकाबले करीब 60% और बढ़ा। दिसंबर में धुंध ज़्यादा थी, अब धुंध छटने लग गई है। तो और ये जो तिमाही है जनवरी से मार्च, इसमें भी सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में और खर्च करेगी। तो और आगे चलते आगे के वित्त वर्ष में भी इस पे जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी काम होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि जिसको पूरा उसका प्रावधान किया गया है, मतलब कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना है वो हो चुका है, तो उसी पे ध्यान होगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य है जिसके बारे में हमने विस्तार से लिखा है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में, उसमें भी वैक्सीनेशन के पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मेरा अनुमान है कि उसमें ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। जब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो जो डर है जिसके कारण लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, टूरिज़्म में नहीं जा रहे, तो ये सब जिसमें जो मंदी है वो एकदम ज़ोर शोर से आएगी और अर्थव्यवस्था पे अच्छा असर आ सकता है। सर, कब तक ये सब चलता रहेगा? एक टाइम फ्रेम भी तो होगा, सरकार आखिर कब तक खर्च करेगी? तो मेरा जो अनुमान है, और ये आर्थिक सर्वेक्षण में हमने साफ साफ बताया है कि जब तक जो आपकी जीडीपी की विस्तार की जो दर है वो प्री कोविड के दर तक ना पहुंच जाए, तब तक सरकार को खर्च करना चाहिए। तो आपका दूसरा सवाल ये भी होगा कि कब होगा ये? जी बिल्कुल। तो उसका मैं जवाब दे दूं तो मेरा अनुमान है कि आगे का जो इस वित्त वर्ष के अगला जो मतलब 2023 का जो वित्त वर्ष है, 2022-23 का वित्त वर्ष, उसमें मेरा अनुमान है कि जो विकास दर जो कोरोना के पहले थी, जो मतलब पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो कहते हैं 6.5 से 7.5% तक का, वो आना चाहिए। तो इसीलिए जो फिस्कल सपोर्ट, जो वित्तीय जो सपोर्ट जो सरकार दे रही है वो इस साल जारी रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा अनुमान है कि अगले साल से सरकार उसको पीछे हट सकती है। सर, भारत की अर्थव्यवस्था में आपने कहा कि 11%, जो आर्थिक सर्वे आया था उसमें कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 11% से ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी। सवाल मेरा ये है कि मतलब आपके पास क्या पैरामीटर्स है, क्या बेसिस क्या है इसका प्रोजेक्शन करने के लिए आपके पास? इसको यदि आप देखें, जब पहली तिमाही के जब आंकड़े आए थे तो हमने बतलाया था कि
हालांकि 23.9% की गिरावट हुई है, जो हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देख रहे हैं, और हमारे ऑफिस में करीब 58 ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का विश्लेषण होता है। तो उसको देखते हुए हमने बतलाया था तब कि जो रिकवरी है वो वी शेप्ड हो रही है। और ये काफ़ी अच्छा लगा देखने को कि हमने जो उस समय अनुमान लगाया था वो सही निकला। दूसरी तिमाही में 7.5%, तीसरी तिमाही में अनुमान है कि मार्जिनली पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव या फिर ज़ीरो ऐसा आएगा, और तेज़ी आएगी चौथी तिमाही में। तो ये आप देखें तो जब 23.9, उसके बाद 7.5 और 0 करीब और पॉजिटिव, तो ये वी शेप्ड रिकवरी चल रही है। उसी इसके को लेके आप अनुमान लगा सकते हैं कि, और इसके अलावा आप यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो PMI है, PMI के आंकड़े आप देखें तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में जैसे PMI कुछ महीनों में 8 साल में सबसे ज़्यादा स्तर पे पहुंचा था। तो और ये जो काफ़ी सारे सुधार जो लाए गए हैं, आपके लेबर रिफॉर्म्स और MSME की जो डेफिनेशंस हैं, PLI स्कीम, इन सब के चलते मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी एक विस्तार की दर देखी जानी चाहिए। तो उसके अलावा सर्विसेज में भी PMI में काफ़ी अच्छा सुधार आया है। ये हालांकि आपके कुछ सेक्टर्स या ट्रैवल एंड टूरिज़्म अभी भी उसमें मंदी है, तो जब वैक्सीनेशन होगी उसके चलते आपके ऐसे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा प्रभाव आएगा। ये सब, इन सब को मिला के आप देखें, क्यूमुलेटिव जो वी चल रहा है और सेक्टोरल भी देखें, तो ये 11% का जो की वृद्धि है वो ज़रूर होनी चाहिए। सर, आप लोगों ने पूरे कोविड के समय 2 टर्म इस्तेमाल किए, डिमांड एंड सप्लाई आप क्रिएट करते रहे। डिमांड मार्केट में क्रिएट नहीं हो पा रही, तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसमें आप लोगों का क्या? तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि हम जो अर्थशास्त्री है क्राउड इन का ऐसा एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है तो निजी कंपनियां भी खर्च करती हैं, उनका निवेश भी होता है। तो इसीलिए यदि आप देखें कि 1 रुपया यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है तो उसका जो इकोनॉमी के लिए जो प्रभाव है, उसका जो रिटर्न आता है वो 4.5 रुपया। और इसके अलावा इसके बजाय जब अभी रेवेन्यू स्पेंडिंग करते हैं तो 1 रुपया जब खर्चा करते हैं उसका इकोनॉमी से सिर्फ 98 पैसे आते हैं। तो इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें यदि करे तो जो निजी निवेश है वो भी, उसमें भी अच्छा एक बेनिफिट आएगा। और दूसरा, जैसे अब यदि आप अभी उद्योगपति ये देख रहे हैं कि हमने प्रोजेक्शन दिया है 11% का, और IMF ने भी 11.5% का दिया है, तो वो देखेंगे कि सरकार की इकोनॉमी जो है 11% से बढ़ने वाली है, तो हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी उसके कारण, और जिससे निवेश भी होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ स्पेशल सुझाव तो रहा है हमारा एक्चुअली इसमें, और अब कल देखते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा क्या लाती हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा था, जो आप अभी डिमांड की मैं बात कर रहा था, डिमांड एंड सप्लाई चेन की बात कर रहा था, डिमांड तो क्रेडिट सर्कुलेशन से होगा, बैंकिंग से लेके, क्योंकि आप लाखों करोड़ रुपया जो है बैंकों के ऊपर खर्च कर चुके हैं उनकी रोबस्टनेस बनाने के लिए, लेकिन मामला सिफर दिखाई दे रहा है, NPA लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो आप मतलब किस तरह से बैंकिंग को किस तरह से उठाएंगे, कोई इस प्लान है आप लोगों के पास बैंकिंग को लेकर? तो इसमें जो पहला चीज़ मैं बताऊंगा कि एक अध्याय जो हमने लिखा है रेगुलेटरी फोरबेरेंस के बारे में, तो उसमें हमने ये बताया है कि, और एक उदाहरण यदि लें कि मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक आपातकालीन दवा देता है, कहता है कि आप 3 रोज के लिए इसको 3 दिन ले लीजिएगा, और लेकिन आपको चिंता है कि 3 दिनों के बाद भी वो बीमारी दोबारा आ जाए, इसलिए आप 3 महीने के लिए वो दवा लेते हैं। तो यदि आप जो 3 दिन की दवा होनी चाहिए वो यदि आप 3 महीने के लिए लेते हैं, तो उससे तो आप स्वास्थ्य में बेहतर होने के बजाय वो एक्चुअली ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो रेगुलेटरी फोरबेरेंस या फिर जो सहनशीलता जो दी जाती है वो एक आपातकालीन दवा है, और उस आपातकालीन दवा को एक्चुअली रोज का खाना नहीं बना देना चाहिए। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से उभरने के लिए। बैड बैंक्स वगैरह का भी? हाँ, बैड बैंक्स का भी एक्चुअली, बैड बैंक्स में उसके वो आइडिया में भी काफ़ी फ़ायदे हैं, और उसको लेकिन डिज़ाइन उसका प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि जब एक लोन है जिसमें जो कि संकट में आ गया,
तो उसमें जो निर्णय लेने पड़ते हैं वो निर्णय काफ़ी तेज़ी से लिए जाने चाहिए, और वो कई बार एक्चुअली आपके जो पब्लिक सेक्टर में वो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं। आपके 3Cs के कारण जो आपदाएं आती हैं, तो इसीलिए इस बैड बैंक को यदि प्राइवेट सेक्टर में किया जाए तो उससे लाभ ज़्यादा है। जी सर, सप्लाई तो आप दे रहे हैं, उसके लिए पैसा सरकार खर्च करेगी और लंबे समय तक खर्च करेगी, लेकिन सवाल ये है कि पैसा आएगा कहाँ से? डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके LIC, एयर इंडिया, तमाम ऐसी और भी क्या सरकारी उपक्रम जा सकते हैं क्या? तो पहला तो आप यदि इस साल 11% का जो रियल ग्रोथ है, तो नॉमिनल ग्रोथ में 15.5% आएगा, वो करीब 15.5, और 15.5% का जब आपका GDP ग्रोथ बनता है तो टैक्स रेवेन्यूज़ आपके करीब 17-18% से बढ़ने चाहिए जी। और इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो पिछले बार जो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाए कुछ महामारी के कारण, वो इस साल में होंगे, जैसे कि आपके एयर इंडिया है, BPCL है, कॉनकोर, काफ़ी सारे ये सब होंगे, तो उससे भी रेवेन्यू आएगी। इसके अलावा हमने वॉल्यूम 1 आर्थिक सर्वेक्षण के दूसरे अध्याय में भी बताया है कि यदि आप उधार लेते हैं और उधार में आपको 8% की ब्याज देनी पड़ती है, लेकिन आप उसमें उस उधार को लेके आप एक्चुअली 12% का रिटर्न बनाते हैं, तो आप वो 108 रुपये 100 का प्रिंसिपल और 8 रुपये का जो ब्याज है वो वापस देके दोबारा ले सकते हैं। तो ये जो है निजी कंपनी जो इस तरह की सोचती है, वो सरकार के लिए भी सही है, क्योंकि आप यदि देखें पिछले 20-25 सालों में भारत का जो विकास का दर है, वो जो ब्याज के दर से वो काफ़ी ऊपर रहा है, और ये रहेगा भी, मेरा अनुमान है, आगे चल के। तो इसलिए जो बाकी जो है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बाद जो बचता है वो उधार लेके खर्च कर सकते हैं, ऐसे समय में खर्च करना चाहिए। सर, पूरे कोविड पीरियड में जो है एग्रीकल्चर ने कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद दिया है, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं क्या, संभावना है? देखिए, पहले तो अभी जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनका अमल होना जब भी हो, वो उससे काफ़ी फ़ायदे आएंगे, वो हो जाए, उसके बाद फिर आगे जिक्र भी है आर्थिक सर्वे में। हाँ, उसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र है, और उसमें ये कहा गया है कि ये रिफॉर्म्स जो है छोटे किसानों के लिए फ़ायदे लाएंगे, क्योंकि छोटे किसान के पास आज की तारीख में एक्चुअली विकल्प नहीं है। जब वो अपनी उपज लेके पहुंचता है जब मंडी में पहुंचता है, तो एक गुट है वहाँ पे जो एक्चुअली उसको विकल्प नहीं देती, और ये तो सामान्य ज्ञान है कि यदि आपके पास यदि कोई विकल्प नहीं है, मैं आपके पास पहुंचता हूं बेचने के लिए कुछ, और आपको पता है कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो आप जो भी दाम देंगे उसी में मुझे बेचना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये पता है कि मेरे पास विकल्प है, तो मैं तो आपके साथ बार्गेन कर सकता हूं, और यही एक सामान्य ज्ञान है जो एक्चुअली एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में उनका जो मूलभूत जो उद्देश्य है, ये ऐसे ही सामान्य ज्ञान पे आधारित है। जी, मेरा एक अंतिम सवाल है सर, पूरा जो कोविड पीरियड चला उसका एक जड़ था कोरोना वायरस रहा, और इसको लेके मतलब अर्थव्यवस्था पे एक मंदी छाई रही, कहे धुंध छाई रही। इसके हेल्थ सेक्टर में स्पेशली कुछ हेल्थ इंश्योरेंस को लेके या कोरोना सेस को लेके आप कुछ चीज़ ला रहे हैं क्या? पहला तो स्वास्थ्य के संबंध में हमने जो आर्थिक सर्वेक्षण में बतलाया है कि जो आज की तारीख में यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में जो खपत है स्वास्थ्य पर, वो देखें तो 1% है GDP के अनुपात में, और इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि स्वास्थ्य जो है राज्यों का विषय है, और राज्य करीब 2/3 जो खर्च है राज्य करते हैं, और इसमें यदि 1% से 2.5% यदि बढ़ जाए, और इसमें एक्चुअली राज्यों का बहुत योगदान रहना पड़ेगा। तो जैसे हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बतलाया था कि जैसे 3 इडियट्स में राजू की परिवार जैसे है, तो जहाँ पे स्वास्थ्य में खर्च काफ़ी हो जाता है, तो ऐसे परिवारों में एक्चुअली उनमें काफ़ी फ़ायदा आएगा, क्योंकि आज की तारीख में 100 रुपये में से करीब 60 रुपया जो है अपने निजी जेब से एक्चुअली एक परिवार खर्च करता है, और यदि ये 1% से यदि 2.5% तक बढ़ जाए, तो जो 100 रुपया में से 60 रुपया जो खर्च करता है वो 30 रुपये तक आ जाएगा। तो जहाँ 60 से 30 आ जाता है, तो एक्चुअली उससे काफ़ी परिवारों को जो आपके जो गरीब परिवार हैं उसमें काफ़ी असर पड़ेगा। ये एक पहला इसके अलावा जो हमने ये भी बताया है कि जो वैक्सीनेशन है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन
अर्थशास्त्र के लिए अर्थव्यवस्था के लिए लिए वैक्सीन, vaccination, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन है, तो उस पे भी जो लागत है वो वैक्सीन डुअल काम करेगी, अर्थव्यवस्था को भी वैक्सीन देगी और जो है आम आदमी को भी आम वैक्सीन देगी। आदमी को भी देगी, तो उसको उस पे भी किया जाए। तीसरा जो हमने सुझाव दिया है स्वास्थ्य के संबंध में, एक सेक्टोरल रेगुलेटर, क्योंकि आप यदि नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च जो केनेथ एरो, इनको नोबेल प्राइज़ से के विजेता हैं, इन्होंने 1963 में, करीब 57 वर्षों पहले उन्होंने लिखा था कि जो स्वास्थ्य जो ऐसा एक सेक्टर है जिसमें कि जानकारी की जो असमानता होती है, जिसको हम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके चलते काफ़ी सारे जब आप निजी क्षेत्र को अपने आप इसमें छोड़ देते हैं, लेज़े फेयर जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, तो काफ़ी विषमताएं काफ़ी आती हैं। तो इन विषमताओं को दूर करने के लिए, और इन विषमताओं के बारे में हमने एक्चुअली आंकड़े भी दिए हैं सर, समय के अभाव में मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उन विषमताओं को कम करने के लिए जो सरकार को एक सेक्टोरल रेगुलेटर हेल्थ केयर में, उसके बारे में सोचना चाहिए, वो सुझाव है। ये काफ़ी बाकी देशों ने भी पिछले 2 दशकों में इसको अमल किया है। WHO इसका सुझाव भी देती है, और इसीलिए एक ठोस सुझाव है जिसको कि अमल किया जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और कोरोना सेस, ये हो सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस यदि आप देखें तो आयुष्मान भारत से काफ़ी उसका लाभ आया है, और उसका हमने एक अध्याय में उसमें पूरा दिखाया भी है, और तो उसमें और ज़ोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से भी जो निजी खर्च है, जो अपनी निजी जेब से जो खर्च होता है, वो भी कम होता है। और इसके अलावा जो आपका दूसरा सेस वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, उसमें मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि इस साल डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार खर्च करने पे ध्यान देना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। और साफ तौर पर जिस तरह बातचीत से पता लगा है कि जो आर्थिक सर्वे आया और जो कल बजट आने वाला है, निश्चित रूप से सरकार ने अर्थव्यवस्था को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली है। मंत्री जी के पेंडोरा बॉक्स से कल क्या खुलेगा वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। इस समय कैमरामैन आलोक